नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सभी 30 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाते हुए निर्णय लिया, जिसमें शहरी विकास विभाग, वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित फैसले लिए गए। कैबिनेट में नरेंद्र नगर का सीमा विस्तार पर सहमति बनी। चौथी नगर पालिका में 3 नए गांवों को शामिल किया गया। भाट ब्लॉक को अपग्रेड करते हुए नगर पंचायत बनाई गई। मुंशियारी के स्वरूप को देखते हुए नगर पंचायत बनाने का अनुमोदन हुआ। ढकरानी को पूर्ण रूप से नगर परिषद में शामिल किया गया। साथ ही नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी सीमा विस्तार किया गया। ऐसे लोगों को जो लाभार्थी हैं, हमारा जो लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है उसमें कतिपय इसमें संशोधन इसमें किए गए थे। पहला संशोधन ये था कि इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो कुछ उनकी शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। पहला तो ये है कि जो हमारा ये है कि अध्यक्ष और सदस्य हमारे हैं वो उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा, उच्च प्रतिष्ठा वाले सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक ज्ञान। एक ये है। दूसरा कि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन श्रेणी का पद धारण किए हों। महत्वपूर्ण मत था प्रदेश के लिए कृषि विभाग का। इसके सेब की अति सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपए और ये 8 वर्ष के लिए चलेगी। जैसे आपको पता ही है, हिमाचल में सेब का काम बहुत अच्छा होता है, जेएंडके में भी अच्छा होता है। उत्तराखंड में जो क्षेत्र हिमाचल के साथ सटा हुआ है वहां तो सेब है, फिर भी वो हिमाचल से थोड़ा पीछे है। और इसकी पिछले 6 महीने में काफी स्टडी की गई, मैकेंजी को भी लगाया गया और पूरा अध्ययन करके ये योजना बनाई गई है। इसमें 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल विभिन्न जनपदों का कवर किया जाएगा और 60% किसान को सब्सिडी दी जाएगी और 40% किसान ने अपना लगाना है। उसमें करीब 20% उसकी जो लेबर है वो कंपोनेंट आ जाता है और फाइनेंशियल कंपोनेंट का 20% उसको खुद लगाना होगा। 2000 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक के पद हैं और जो 6 विभाग हैं वो है खेल विभाग, सबसे इम्पोर्टेंट तो पुलिस विभाग। सर पुलिस विभाग भी है। उसमें पुलिस विभाग में इस बार हम लोगों ने, सर मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा की तर्ज पर इस बार हमने 2 पद डिप्टी एसपी के भी पुलिस विभाग में अपने कुछ खिलाड़ियों के लिए चिन्हित किए हैं। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है और इससे मैं समझता हूँ हमारी खेल प्रतिभा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, खेल, युवा कल्याण, गृह विभाग, इसमें पुलिस है और वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 तारीख को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बता दें कि वोटर चेतना अभियान के तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वोटर चेतना अभियान के तहत हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया है कि पूरे देश में जिस तरह से वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत किस तरह से जनता के बीच जाया जाए, साथ ही किस तरह से नए वोटरों को पार्टी से जोड़ना है, यह कार्य योजना विस्तार से रखी जाएगी। देखिए, अपने देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड प्रवास प्रस्तावित है। 27 तारीख को उनका 1 दिवसीय प्रवास हरिद्वार में रहने वाला है और वहाँ एक वोटर चेतना जो अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, वोटर चेतना महाअभियान, उसके तहत वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, वोटरों से, उनके अध्यक्षों से, पालक संयोजकों से और प्रमुख जिलाओं के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों से उनका एक बैठक होने वाली। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। बता दें, जयप्रकाश नड्डा 27 अगस्त को उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के शांति कुंज में पहुंच रहे हैं, जहां पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल में
जेपी नड्डा के कार्यक्रमों को तय किया है, जिसमें वृक्षारोपण और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को भी रखा गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा जी का 27 तारीख को आगमन है। मुख्य रूप से तो शांति कुंज के एक कार्यक्रम में उनको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन इस माह का अंतिम रविवार है और मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। तो हम ऋषिकुल जो कैंपस है आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में, उसमें वृक्षारोपण करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी स्थान पर मन की बात के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर आगामी विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी दी। इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीटा विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ है, जिसे सितंबर से पहले होना था। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बजट सत्र में अनुपूरक बजट की पेश किया जाएगा ताकि जो बजट की कमी है वो पूरी हो सके। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसे सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। मिला हुआ है तो उसको राशन प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास इसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी के मतदाता जागरूकता अभियान पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से उनके तमाम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के भी लोग प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और मतदाता लिस्ट में युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्यत्र चले आते हैं और उनके नाम को कटवाने का भी काम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर बात का इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती है। अभियान भाजपा मेरी जो तो मैंने कहा ना इवेंट मैनेजर पार्टी है, वो इस तरीके के अभियान चलाती रहती है। कागजों में अभियान चलते हैं उनके, धरातल में कुछ भी काम नहीं होता है। क्या चेतना करेगी, कुछ रिकॉर्ड बना के दिखाए तो हम कहें कि हाँ इतने वोटर जोड़े हैं, इतने घटाए हैं, इतने हटे हैं। आप ठीक है कहने को, अखबारबाजी करने को, बयान देने के लिए आपके पास शब्दों का मटर जाल बहुत अच्छा बुन लेती है भाजपा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारी को लेकर खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रेखा आर्य ने बताया कि 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती में उनको याद करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें 14 से 23 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने 2000 रुपए खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले से 100 ब्लॉक 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर से कुल 2600 खिलाड़ी चयनित होंगे। इस राशि के जरिए प्रदेश के बच्चे खेल संसाधन खरीद सकेंगे और उनके सामने किसी भी प्रकार की आर्थिक अड़चन नहीं आएगी। देखिए, आज खेल विभाग की बैठक ली थी
बैठक का उद्देश्य आगामी 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर हम सब लोग मनाते हैं, उसकी तैयारी बैठक थी कि आखिरकार उसमें हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या तैयारी कर ली है। तो विभाग के संग बैठते हुए मैं समझती हूँ कि 29 अगस्त की संपूर्ण तैयारी विभाग ने कर ली है और एक हम नई योजना की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उस दिन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को जो है खेल प्रोत्साहन राशि से जो है आच्छादित करने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गौतम काशीपुर दौरे पर रहे, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनका जोरदार स्वागत हुआ। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर जोर दिया। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बसपा दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। मजदूर मजलूमों की आवाज बनकर बसपा हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का स्वागत करता हूं। मुझे बहन जी द्वारा 20 अगस्त को जो जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसको तन मन धन से बहुजन की समाज पार्टी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर नैनीताल लोकसभा सीट 2024 में जिताने का पूर्ण रूप से कार्य करूंगा। वहीं चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को लेकर कांग्रेस ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने देखा था, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, सन 1969 से प्रयास चल रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाभा जी के साथ मिलकर इसरो की स्थापना की थी। जितना आज हम राजनीतिक संगठन को याद करते, उतना ही महत्व आज के समय में भाभा जी का है, जिनकी वजह से आज इसरो इतना बड़ा संगठन बनकर खड़ा हुआ। उन्होंने इस अवसर पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा है कि सभी वैज्ञानिक नए मुकाम को छू रहे हैं और भारत का नाम विश्व में ऊपर हो रहा है। देखिए, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी भारत के वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देना चाहती है, हार्दिक धन्यवाद देना चाहती है कि उनके परिश्रम से आज जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने और श्री राजीव गांधी जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने देखा था, आज वो सपना भारत का पूरा हुआ। हरिद्वार के ऋषिकुल गंगा नहर पर बने पुल के किनारे का एक साइड का हिस्सा धम जाने के कारण 12 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा पुल के छोर पर हो गया है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर विभाग द्वारा आनन फानन में पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर उक्त मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है और क्षतिग्रस्त हुए पुल की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राशन कार्ड के प्रयास को सफल करें। काशीपुर ढेला नदी में उफान के चलते नदी किनारे 6 मकान ढह गए। मकान ढहने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। वहीं दूसरी ओर द एलिट क्लब के अध्यक्ष नदीम अख्तर अंसारी ने क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ जाकर ढेला नदी किनारे बसे लोगों का दुख जाना, साथ ही और ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तराखंड शासन प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दे और जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर निर्माण भी करवाए, ताकि पीड़ित परिवारों को तत्काल फौरी राहत मिल सके। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चेक वितरित किए गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इस इलाके में ज्यादातर अल्पसंख्यक परिवार रहते हैं, इसीलिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ उन्हें तत्काल मुआवजा और पक्के मकान
बनवा कर दिए जाए, लेकिन देखकर लगता है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। उसके ऊपर अधिकार अगर है तो गरीब व्यक्ति का है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि ढीला नदी का जो फ्लो है लगातार बढ़ता जा रहा है आबादी की तरफ, और फ्लो बढ़ने की वजह से जो बिल्कुल कॉर्नर के जो आबादी से लगे हुए जो इलाका है उसमें 7-8 मकान ऑलरेडी गिर चुके हैं पानी की वजह से। पानी जो है लोगों के घरों तक में घुस रहा है और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है मकान को दोबारा बनाने के लिए, तो ऐसे लोगों को प्रशासन को तुरंत उचित मुआवजा देना चाहिए। उत्तराखंड के साथ साथ कई राज्यों के घरेलू उत्पादों को अब एक प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी कलाकृति और लोगों को बेचने के लिए एग्जीबिशन लगाई जा रही है। इसके संयोजक ने बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि घरेलू उत्पादों को आम जनमानस तक पहुंचना। वहीं दूसरी ओर बड़ी ब्रांडिंग के उत्पादों को एग्जीबिशन में जगह नहीं मिलती है, लेकिन इस बार उनके द्वारा सभी प्रकार के उत्पादों को यहां पर जगह दी जाएगी। यह एग्जीबिशन 2 दिन चलेगी और इसके लिए एंट्री फ्री कर दी गई है। इस एग्जीबिशन में मुख्य आकर्षण बच्चों के लिए क्राफ्ट, खेलकूद के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति को भी उजागर किया जाएगा। हम आमंत्रण इवेंट्स एंटरटेनमेंट 2 दिन के एग्जीबिशन होटल सैफरन लीफ वॉक इन शॉप में लगाने जा रहे हैं, जिस एग्जीबिशन में हमारे पास 34 स्टॉल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। इन 34 स्टॉल्स में जयपुर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और गाजियाबाद से भी स्टॉल आ रहे हैं। इसमें हम विमेन्स अपैरल्स, मेन्स अपैरल्स, होम डेकोर, ऑटोमोबाइल और फूड जोन और साथ में इसके अंदर ऑटोमोबाइल जोन को भी फीचर कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन 2 दिन चलेगी, जिसमें 2 टाइम की हमने लाइव इवनिंग्स बनाई हैं, जिसमें एक दिन हमारा जो काम है वो सूफी नाइट को कंसेप्टाइज करेगा 27th को संडे को, और 26th को हमने स्टैंड अप कॉमेडीज की तरह इसको लॉन्च किया है। सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू, सचिव शैलेश बकोली, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में कुल 30 मद आए हैं। शहरी विकास विभाग के तहत नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार किया गया है। कई नगर पंचायत भी बनाए गए। नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया गया। इसके तहत 3 नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ। इसमें 150 प्रति किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चमोली के घाट मुख्यालय को नगर पंचायत न्यायालय गया, साथ ही 6 गांव जोड़े गए हैं। ग्राम्य विकास विभाग के तहत बीडीओ केवल 1 लाख रुपए तक के कार्य स्वीकृत कर सकते हैं। वहीं अब उनकी पावर बढ़ाकर 3 लाख की गई। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध योजना के तहत एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें शिक्षा सचिव और आला अधिकारियों को शामिल करते हुए इनसे सुझाव लिए जाएंगे। इसमें 15 लाख तक की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इसमें अध्यापकों के साथ साथ छात्रों को भी शोध कार्य में शामिल किया जाएगा। हमारा जो लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है उसमें कतिपय इसमें संशोधन इसमें किए गए थे। पहला संशोधन ये था कि इसमें जो हमारे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जो कुछ उनकी शर्तें हैं और जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है। पहला तो ये है कि जो हमारा ये लिखा है कि अध्यक्ष और सदस्य हमारे हैं वो उत्कृष्ट क्षमता, सत्यनिष्ठा, उचित प्रतिष्ठा वाले सक्षम, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति होंगे, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक ज्ञान। एक ये है। दूसरा कि आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन श्रेणी का पद धारण किए हों। महत्वपूर्ण मत था प्रदेश के लिए कृषि विभाग का। इसके सेब की अति सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपए और ये 8 वर्ष के लिए चलेगी। जैसे आपको पता ही है, हिमाचल में सेब का काम बहुत अच्छा होता है, जेएंडके में भी अच्छा होता है। उत्तराखंड में जो क्षेत्र हिमाचल के साथ सटा हुआ है वहां तो सेब है, फिर भी वो हिमाचल से थोड़ा पीछे है। और इसकी पिछले 6 महीने में काफी स्टडी की गई, मैकेंजी को भी लगाया गया और पूरा अध्ययन करके ये योजना बनाई गई है। इसमें 5000 हेक्टेयर क्षेत्रफल
विभिन्न जनपदों का कवर किया जाएगा और 60% किसान को सब्सिडी दी जाएगी और 40% किसान ने अपना लगाना है। उसमें करीब 20% उसकी जो लेबर है वो कंपोनेंट आ जाता है और फाइनेंशियल कंपोनेंट का 20% उसको खुद लगाना होगा। 2000 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक के पद हैं और जो 6 विभाग हैं वो है खेल विभाग, सबसे इम्पोर्टेंट तो पुलिस विभाग। सर पुलिस विभाग भी है। उसमें पुलिस विभाग में इस बार हम लोगों ने सर बताना चाहूंगा हरियाणा की तर्ज पर इस बार हमने 2 पद डिप्टी एसपी के भी पुलिस विभाग में अपने कुशल खिलाड़ियों के लिए चिन्हित किए हैं। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है और इससे मैं समझता हूँ हमारी खेल प्रतिभा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं बता रहा हूँ खेल, युवा कल्याण, गृह विभाग, इसमें पुलिस है और वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।